हेलो एवरीवन, आई एम ललित और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। तो बेसिकली पावर शेयरिंग की क्या जरूरत है एक देश में, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने घर का ही। ठीक है, अब मान लो घर में दो बच्चे हैं, मैं किसी को एक के फेवर में सारी पॉलिसीज बनाऊं, किसी एक को ही सारी राइट्स दे दूं, किसी एक के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं और दूसरे को कुछ नहीं दे रहा, तो भाई दोनों के बीच में आपस में तो क्लैश हो गई, फीलिंग ऑफ सेपरेशन जागेगी उन लोगों के अंदर। तो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, इनको खत्म करने के लिए ही पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया है। अब पढ़ते हैं इसमें, हम लोग शुरू करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से कि पावर शेयरिंग होता क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम जो पढ़ेंगे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन? एक मिनट, ये देखो, बेल्जियम एक छोटी सी, एक मिनट तो ठीक कर लो। बेल्जियम क्या है? एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। ठीक है, और इसका बॉर्डर ये किस किस के साथ शेयर करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, और लगभग इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास ही है, ज्यादा इसकी कोई पॉपुलेशन भी नहीं है। अब इसका एथनिक कंपोजिशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई। क्या है इसमें? इसमें देख लो 59% जो है तो डच है। कौन है? डच। 59% कौन है? डच। मैंने इधर देखो मेंशन भी कर रखा है, 59% जो है डच है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अच्छा, फ्लेमिश रीजन अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि इसको फ्लैंडरर रीजन भी बोला जाता है। क्यों? अभी इसको हम आगे थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में भी। ठीक है, तो और दूसरा 40% कौन है यहाँ पे? फ्रेंच है। कौन है? फ्रेंच, जो कि कौन से रीजन में रहते हैं? बैलोनियन रीजन में। ठीक है, अब इनकी कैपिटल सिटी जो है ब्रुसेल, उसमें तो एक अलग ही कहानी चल रही है भाई। वहां पे 80% फ्रेंच है और 20% डच है। अगर हम ओवरऑल कंट्री की मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी में कौन है? डच। लेकिन अगर हम खाली फ्रेंच की बात कर रहे हैं, अगर हम इनके ब्रुसेल में आ जाते हैं तो फिर फ्रेंच वहां पे मेजोरिटी में। तो इनका एथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि पूरे माइनॉरिटी में भले ही फ्रेंच है, लेकिन वो उन लोग डच माइनॉरिटी से ज्यादा, जो डच जो मेजोरिटी है उससे ज्यादा रिच और पावरफुल है। रिच एंड पावरफुल क्यों? क्यों है रिच और पावरफुल? भाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी को उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट उनके फ्लेमिश रीजन में बाद में हुए, इस वजह से उन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग एजुकेशनली और इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाए जल्दी। अब हम इसको थोड़ा मैप के जरिए समझ लेते हैं। ये, हाँ, अभी मैंने बोला था फ्लैंडर रीजन, इसमें कौन है? 59%। ये कौन है भाई? ये डच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको फ्लैंडर, ये इसका जोग्राफिकल नेम है। क्या है इसका? ये एक जोग्राफिकल नेम है। और वो जो था फ्लेमिश, इसका एक कल्चरल और लैंग्वेज के ब्याह पे जो नेम रख देते हैं हम किसी रीजन का, वो था। ठीक है, और बेलोनियन रीजन में 40% कौन रहते हैं? फ्रेंच। अब चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि कैसे इन्होंने इस परेशानी को संभाला, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि कैसे बेल्जियम ने अपने यहाँ पे जो कम्युनिटी डिफरेंस है उसको संभाला। तो ठीक है, 1970 से लेके, अरे एक मिनट, 1970 टू 1993 के बीच में इनका ये जो मॉडल था, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट करा। क्या क्या अमेंडमेंट करी भाई, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे मतलब मान लो 100 सीट है तो 50 पे कौन होगा? डच, और 50 फ्रेंच। ठीक है, जिसपे 50 पे डच के मिनिस्टर होंगे, 50 पे फ्रेंच के मिनिस्टर होंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट रह के सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना काम कर सकती है। ब्रुसेल की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें भी मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए, 50% डच, 50% फ्रेंच। ठीक है, और एक जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज करी वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाना, कि जितने भी लैंग्वेज और कल्चरल रिलेटेड इश्यूज जो चल रहे होंगे उसको रिसॉल्व करने का काम कौन करेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसमें क्या उन्होंने सोल्यूशन निकाला इस दिक्कत का, जो कम्युनिटी डिफरेंस वहां पे चल रहे थे उसका क्या सोल्यूशन निकाला। पहली बात, इन्होंने भाई कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या करा? अमेंडमेंट करा। 1970 से लेके 1993 के बीच में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला था। फिर इक्वल मिनिस्टर रखे उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, जिसकी वजह से और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई।
जो कि लैंग्वेज और कल्चरल रिलेटेड इश्यूज को देखेगी, और एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन लोगों ने फॉर्म की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या रिजल्ट हुआ इस चीज का भाई कि सब लोग मिलजुल के रहना शुरू कर दिया, कोई सिविल वॉर नहीं हुई और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, जिसकी कोई क्लैश वगैरह नहीं हुआ अमंग द कम्युनिटी। नाउ अब श्रीलंका की स्टोरी पढ़ेंगे भाई। श्रीलंका में क्या हुआ, किस तरह की परेशानियां उन लोगों को फेस करनी पड़ रही थी एथनिक कंपोजिशन की वजह से। इन लोगों, ये श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ये तो देखो हर किसी को पता है, ठीक है, एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। द मेजर सोशल ग्रुप जो सिनाला स्पीकर्स हैं यहाँ पे, वो कितने हैं, 74% यहाँ पे सिनालाज हैं, 18% कौन है, तमिल स्पीकर। और तमिल स्पीकर्स में भी दो तरह के हैं, एक है इंडियन तमिल और एक है श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल से अप्रोक्सीमेटली 13%, और जो इंडियन तमिल से वो है 5%। इंडियन तमिल्स कौन है भाई, उन लोगों को इंडियन तमिल्स क्यों बोला जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो इंडिया से मूव हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। और 7% जो है वहां पे क्रिश्चियंस है। अब भाई वहां पे हुआ क्या इसके बाद, अब आता है टॉपिक मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है ये, श्रीलंका कब इमर्ज होता है, एक मिनट। श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिलती है कब, 1948 में। उसके बाद क्या होता है, जो सिनाला कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। कैसे भाई, मेजोरिटी के सपोर्ट से, जो मेजोरिटी है वहां पे सिनालास की, उसके सपोर्ट से वो पूरा डोमिनेंस बनाना चाहते हैं, मतलब कि कुछ मान ही नहीं रहे हैं माइनॉरिटीज को, उनके फेवर में कोई भी पॉलिसीज वगैरह वो बना नहीं रहे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी इन लोगों के देखो भाई, इन्होंने क्या करा, एक 19 में एक एक्ट पास करते हैं जिसमें सिनालास की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया जाता है कि भाई अब से जो सिनालास की लैंग्वेज रहेगी ना, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। और जितनी भी फेवर में पॉलिसीज बनती है वो किसके फेवर में बन रही है, सिनालास के, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस में हो, ठीक है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बनाते हैं जिसके अंदर वो लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं। मतलब आप एक सेकुलर कंट्री में रहकर किसी एक रिलीजन को कैसे बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में भाई देखो क्या होता है भाई, इसके जब ये सारी चीजें हो गई, इन्होंने इनके फेवर में पॉलिसीज बना ली, अब जो सिनाला, अब जो तमिल स्पीकर्स हैं उनके मन में क्या क्या चीजें आएंगी, जो जितने भी तमिल स्पीकर्स पीपल्स हैं, जितने भी तमिल स्पीकर पॉपुलेशन है, उनके मन में क्या आएगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन उनके अंदर जनरेट होने शुरू हो गई। एलिनेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेपरेशन, कि वो सेपरेट होना चाहते थे भाई इन लोगों से अब, ठीक है, क्योंकि इनके फेवर में तो कोई पॉलिसी बन नहीं रही ना भाई। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे फेवर में पॉलिसी नहीं बनेगी तो फिर तो तुम घर छोड़ के जाओगे ही अपना, तुम अपना देश छोड़ के जाओगे। तो फिर इन लोगों के मन में भी यही सारी चीजें आना शुरू हो गई। तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग आफ्टर वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। अच्छा, इनका ना एक यही रीजन नहीं था, इसके बाद इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी डिमांड करी, ताकि इनको भी इनके पॉलिटिकल राइट्स मिल पाए, इनको भी इनके एजुकेशनल राइट्स मिल पाए, लेकिन सिनाला गवर्नमेंट ने उस चीज के लिए डिनाई कर दिया। अब भाई एक्शन टाइम आ गया कि क्या एक्शन लिया इन लोगों ने अब इस चीज के ऊपर। तो जितने भी श्रीलंका एक मिनट, श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी एक पार्टी लॉन्च करी जिसमें इन्होंने अपने एजुकेशनल राइट्स के लिए, अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए डिमांड करी। किससे करी भाई, गवर्नमेंट से, ठीक है। ले और 1980s में इन्होंने अपने एक सेपरेट तमिल एलम की भी डिमांड करी, नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में श्रीलंका के। फिर इस चीज के लिए भी गवर्नमेंट डिनाई कर देती है, जिसकी वजह से श्रीलंका में वॉर हो जाती है, ठीक है। अब जब वॉर, सिविल वॉर हो जाती है, सिविल वॉर क्या है भाई, जो घर के अंदर ही कोई लड़ाई चल रही हो दो कम्युनिटी के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में आपस में, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं भाई इन लोगों ने क्या करा, कैसे हम लोगों ने एक एनिमेटेड पिक्चर की मदद से समझते हैं कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आई। इन्होंने पूरी तरह से मेजोरिटी को सपोर्ट करा। 1956 में जो एक्ट पास करा उसमें उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। स्कूल वर्क, जॉब्स, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उसमें पोजीशन किसको दे दी, सिनालास को दे दी, ठीक है।
जिसकी वजह से तमिल माइनॉरिटी जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई, उन लोगों को उनके राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर हो जाती है। नाउ हम लोगों ने क्या देखा, पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई आप लोगों को अब कि क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग की। बेल्जियम में हमने देखा पावर शेयरिंग हुई, पीसफुली सब लोग रह पाए, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने श्रीलंका में देखा कि यहाँ पे कोई पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर, गृह युद्ध। और जहां पर भी सिविल वॉर होती है उस देश की इकोनॉमी, पॉलिटी, सब पर फर्क पड़ता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है एक देश में। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, कि क्या भाई है क्या ये, ठीक है, क्या फायदा है इस रीजन का, एक बेटर आउटकम प्रोड्यूस करता है प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है। क्या करता है भाई, इट हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, जो लड़ाई होने वाली है, जैसे हम लोगों ने श्रीलंका के केस में देखा कि वहां पे सिविल वॉर हुई, और बेल्जियम के केस में देखा कि वहां पे कोई सिविल वॉर नहीं। अच्छा, बेल्जियम में सिविल वॉर क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग हुई, ठीक है। और दूसरी चीज, गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर वहां पे मेंटेन रहा, कहां पे, बेल्जियम में, श्रीलंका में नहीं, श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गई थी, ठीक है। सेकेंड रीजन इज मोरल रीजन, पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। चलो, पीपल हैव अ राइट टू कंसर्न हाउ दे आर टू बी गवर्न, ऐसा नहीं कि जैसे श्रीलंका में हुआ कि उनके लिए कोई पॉलिसीज वगैरह नहीं बनाई, ठीक है, कि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बना रही है किसी एक कम्युनिटी के बिहाफ पर ही बना रही है, और दूसरी कम्युनिटी का कोई कंसल्ट ही नहीं है उसमें, तो ठीक है, ये मोरल रीजन में आ जाता है इसके। और दूसरा, एलिजिड गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन, जहां पे सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कि अपना एक रोल प्ले करते हैं वहां पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, भाई। और हाँ, सबकी पावर सेम है लेकिन काम तीनों के अलग अलग है। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, बेसिकली एक लॉ मेकिंग बॉडी, सिर्फ। अब लॉ मेकिंग बॉडी से ये मत समझ जाना भाई कि सिर्फ इसका काम लॉ बनाना ही है, ठीक है। ये मेनली जो मेन फंक्शन है इसका वो एक लॉ मेकिंग फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी का काम है जस्टिस को प्रोवाइड करना, और जो फाइनल अथॉरिटी है वो जुडिशरी है। अगर कोई भी लॉ वगैरह पास करना होगा तो उसको जुडिशरी के थ्रू ही पास किया जा सकता है। अब आ जाता है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा भाई, इसको टॉपिक को ना बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोगों को पूरा फेडरलिज्म के ऊपर ही पढ़ना है, फेडरल सिस्टम के ऊपर ही पढ़ना है, ठीक है। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल, ठीक है, अलग लेवल, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जो हम लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस देखेगी, एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज वगैरह भी देखेगी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सारी चीज किसका काम है देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, टैक्स वगैरह और जितना भी ट्रेड वगैरह हो रहा हो उनके स्टेट में, वो सारी चीजें देखना। तो हर किसी का काम जो है डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मिनट, ये थोड़ा, सबसे पहले आ जाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर लोकल, इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। सबके काम अलग अलग है और सबकी पावर भी अलग अलग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट अपने ब्लॉक वगैरह हो गए या फिर अपने गांव वगैरह के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। ये तीसरा है भाई पावर शेयरिंग में, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। सोशल ग्रुप्स का क्या रोल है भाई, है थोड़ा बताओ, चलो पढ़ते हैं। सोशल ग्रुप्स का क्या रोल है, जैसे मान लो मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, एक जैसे बेल्जियम में एक लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो सकता था पावर शेयरिंग ना होने की वजह से, ठीक है, लेकिन जो वहां का जो ग्रुप था, जो वहां का लैंग्वेज ग्रुप था, एक लैंग्वेज कम्युनिटी थी,
उन्होंने अपने राइट्स के लिए वहां पे डिमांड करी, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसीज बनाई, अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करे। ठीक है, तो ये सोशल ग्रुप्स का काम है कि अपनी डिमांड्स को रखना, अपनी जो परेशानियां चल रही है उसको गवर्नमेंट के सामने रखना। भाई तभी तो गवर्नमेंट भी सॉल्व कर पाएगी अगर परेशानियां रखोगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि इसी का पार्ट है और इंपॉर्टेंट है और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा चल भी रहा है। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ग्रुप। ठीक है, अब इनका रोल क्या है देखो, मैं यहीं पे समझा देता हूँ इसको पूरा। ठीक है, एक ही बार में इतने पे ही देख लेना बस। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी, इनका रोल क्या हो जाएगा एक पावर शेयर कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इनका रोल क्या हो जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे मान लो एक है अपोजिशन, एक है रूलिंग पार्टी। अपोजिशन क्या काम करती है वैसे, तुम्हें अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर इस चीज पे ध्यान दो तो फिर अपोजिशन जितनी भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज बनाएगी उसके ऊपर आवाज उठाने का काम कौन करती है, अपोजिशन करती है। अगर उन पॉलिसीज में कोई भी खराबी होती है या फिर उन पॉलिसीज से किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो तो। ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट को प्रेशर में आके वो पॉलिसी वगैरह चेंज करनी पड़ती है। ऐसे कुछ होते हैं हमारे प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप से मान लो कि कोई मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, जैसे मतलब मान लो चिपको मूवमेंट वगैरह हुए। ठीक है, क्योंकि जिसमें ये बोला गया कि नहीं जी हमारे यहाँ के आप वाइल्ड लाइफ वगैरह को हमारी खराब मत करो, हमारे इधर के पेड़ वगैरह मत काटो, हम लोग मूवमेंट वगैरह करेंगे, हम लोग द प्रोटेस्ट वगैरह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो एक तरीके क्या करे, एक तरीके प्रेशर बना रहे गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो ना करें। ठीक है, इस चीज के लिए वो प्रेशर बना रहे गवर्नमेंट के ऊपर। और कुछ होते हैं हमारे मूवमेंट ग्रुप्स, जैसे कि अभी मूवमेंट चल रहा है नीट के एग्जाम को लेकर, और अदर मूवमेंट जो चलते रहते हैं हमारे देश में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, या फिर अदर एक्टिविटीज में, या फिर अदर वर्क्स में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके पॉलिटिकल पार्टीज के रोल इसमें। ठीक है, पहला पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप। ये बात क्यों बोली गई यार, हम लोग तो हमेशा ये देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी में उसकी पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी एक सेम आइडियोलॉजी रहती है। नहीं भाई, क्योंकि अलग अलग सोशल ग्रुप से लोग उस पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सबकी पावर्स हैं और सबकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है। ठीक है, सबका डेवलपमेंट करने का तरीका जो है वो अलग है। ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। प्रेशर ग्रुप्स वगैरह का रोल मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि इन लोगों का रोल, अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो लोगों के फेवर में नहीं है तो उसको ठीक करने तो उसको चैलेंज करने का काम कौन कर रही है, अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन पार्टी और प्लस सोशल ग्रुप्स। ठीक है, टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस। अच्छा, एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है अलायंस बना के। अभी मान लो किसी की अगर 273 सीट्स नहीं है, वो क्या करेगा भाई, कोलिजन गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, एक साथ जोड़ेंगी पार्टीज तब जाके कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी। और कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होने का बहुत अच्छा फायदा ये है, किसी एक पार्टी की नहीं चल सकती है उसमें, वरना वो कोलिजन तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेशर ग्रुप्स की। ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को चैलेंज करे, कि अगर कोई भी उन्होंने खराब पॉलिसीज बनाई है तो उसके खिलाफ वो लोग आवाज उठाएं। डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल, वो लोग कंट्रोल और पॉलिटिकल शेयर पावर वगैरह नहीं चाहते वो लोग, वो बस ये चाहते चेंजेस। ठीक है, वो रेवोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद कम ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट। अलग अलग इंटरेस्ट होते भाई, देखो हर किसी के ना रीजन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी के सोशल ग्रुप में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती है कि भाई हमारी कम्युनिटी के साथ इधर ये चीज गलत हो रही है, हमें इधर हमारे एजुकेशनल राइट नहीं मिला। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप जेंडर इक्वालिटी देख सकते हो, कास्ट इनइक्वालिटी देख सकते हो। तो इन सारे रीजंस को लेके कौन आवाज उठाता है, प्रेशर ग्रुप्स। और मूवमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, एक लॉन्ग टाइम के लिए भी चल सकता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी चल सकता है। वो आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट आपकी बात जो है कब तक सुनेगी, लेकिन जब तक नहीं सुने उठना मत। ठीक है, चलो इसी के साथ ये चैप्टर जो है खत्म होता है। और थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पावर शेयरिंग का। पहले हमने देखा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर हम लोगों ने देखा। लेजिस्लेचर जो एक लॉ मेकिंग बॉडी है उसको देखा। एग्जीक्यूटिव जो एक इम्प्लीमेंट करवाना इसका मेन काम है। फिर जज इसको जो जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हमने ये देखा।
वर्टिकल डिवीजन में क्या देखा हमने, एक जो फेडरल सिस्टम था उसमें हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग काम है, स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग रोल है, लोकल गवर्नमेंट का एक अलग रोल है, ठीक है। फिर सोशल ग्रुप्स के बीच में हमने पावर शेयर होते हुए देखी, माइनॉरिटीज की दिक्कत सुननी, सिविल सोसाइटी, जेंडर इक्वलिटी की जो दिक्कत वगैरह आती है उसके बारे में सुना कि भाई फीमेल्स को वहां पे अबॉर्ट किया जा रहा है किसी एरिया में मान लो, तो वो परेशानी उन्होंने अपने सामने रखी, या फिर फीमेल्स को मारा जा रहा है उस एरिया में तो वो परेशानी उन्होंने अपने सामने रखी, या किसी ट्रांसजेंडर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो परेशानी भी उन्होंने अपने सामने रखी। एक प्रेशर ग्रुप बना के, एक सोशल ग्रुप बना के उन्होंने प्रोटेस्ट करा उस चीज के खिलाफ, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी जो एक प्रेशर बनाने का काम करती हैं, और यही अगर भाई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो तो वो रूलिंग पार्टी को हिला के रख देगी। कैसे? क्योंकि भाई यही लोग उनसे जवाब मांग सकते हैं कि उन्होंने करा क्या है ये पॉलिसी लाके। अगर मान लो 10 साल कोई बैठा हुआ है कुर्सी पे, उन्होंने 10 साल में करा क्या, वो अगर कोई निकलवा सकता है तो वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उससे अगर कोई निकलवा सकता है तो वो है एक अपोजिशन पार्टी, ठीक है। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हमने पढ़ लिया, पब्लिक वॉइस वगैरह के बारे में, ठीक है। और सिटीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चलो